वेलकम यू ऑल योर स्टूडेंट क्लास 12 मैथ्स। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है एक्सरसाइज 8.1। इसके क्वेश्चन भी करेंगे। समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। जैसे आपने पहले वाले पार्ट में मैथ्स की दो बुक्स हैं, तो पहले वाले पार्ट में आपने वहाँ पढ़ा अवकलजों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन। उसमें आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा, टेंजेंट नॉर्मल पढ़े सब। ऐसे ही इंटीग्रल का क्या यूज हो सकता है। तो इंटीग्रल का एक बहुत बड़ा यूज ये है, बहुत बड़ा प्रयोग ये है कि किसी कर्व में, ठीक है, किसी कर्व के अंदर या कर्व के नीचे एरिया कितना इनक्लोज हुआ, कितना एरिया इसमें आया, इसके अंदर कितना एरिया आया। ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको एकदम क्लियर होगा। आपके पास है y² = x, यह आपका पैराबोला है, परवलय का समीकरण है y² = x। आपको निकालना है वक्र y² = x, रेखाओं x = 1, x = 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पावनी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन which enclosed between this curve, these two lines and first quadrant of x-axis। ठीक है, अब थोड़ा सा पहले देख लीजिए कि ये जो कर्व है, पैराबोला है, इनके शेप कैसे होते हैं। तो आप ध्यान रखें, यदि पैराबोला इस रूप का है आपके पास, y² = 4ax शेप का है, y में 2 पावर है और x में सिंगल पावर है, y में 2 घात और x में 1 घात है, उसका इस रूप में बनेगा, शेप ऐसा बनेगा। शेप आपने इसके लिए ऐसा नहीं कि बहुत आप इसमें स्केल का यूज करो, बहुत अधिक पेंसिल करो, ऐसा कुछ नहीं, आप उसे पेंसिल बना सकते हैं। ठीक है ना, एक जनरल शेप देना है कि y² = 4x इस शेप का होता है। ठीक है, यदि आपके पास ऐसा है कि y² = -4ax है, इस शेप का है कर्व, इस शेप का पैराबोला है, उसका शेप बच्चों ऐसा होता है, वो आपका इस रूप का उसका शेप होगा। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, शेप उसका ऐसा होगा। ठीक है, यदि इस टाइप का है कि x² = 4by, x में 2 पावर का है, x की डिग्री 2 है और y की क्या है 1 है, तो ऐसी स्थिति में जो पैराबोला बनता है आपका, वो डियर स्टूडेंट आपका इस रूप में बनता है, ये पैराबोला। ठीक हो गया। और यदि ऐसा है कि x² = -4by, यदि नेगेटिव साइन वाला है, तो जो पैराबोला आप ट्रेस करते हैं वो पैराबोला आपका इस शेप का होगा। समझ में आ रहा है? इस रूप, इस शेप, ये इक्वेशन होगी, इस रूप में इक्वेशन होगी तो पैराबोला ऐसा है, ये इक्वेशन होगी तो पैराबोला होगी, ये वाली इक्वेशन इस रूप की होगी तो ये होगा, और इस रूप का पैराबोला होगा तो ये होगा। ठीक हो? अब इसको देखिए, ये किससे मिलता जुलता है? पहले वाले से। y की पावर 2 है, x की पावर क्या है 1 है, तो आप ये समझिए कि पैराबोला जो आपका बनेगा, आप देखिए यहां जगह रख देते हैं, यहां देखिए, यहां इसका शेप बना रहा हूं, ये आपका ओरिजिन हो गया, x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये ओरिजिन, ये हमने कहा ये वो पैराबोला है। आ गया समझ में? ये पैराबोला है, y² = x, ये है पैराबोला। अब x = 1, x = 1 की लाइन कहां होगी? हाँ, x = 1 आपका यहां होगा कहीं,
तो x इज इक्वल टू 1 की लाइन है ऐसी, ये आप लिख दीजिए x इज इक्वल टू 1। लगभग अंदाज से, कहीं कोई वो नहीं करना है आपको, तो फिगर चाहिए कि लगभग इस शेप का है। x इज इक्वल टू 1 आपने ये कहा, फिर दूसरी लाइन कौन सी आपकी, x इज इक्वल टू 4 की, तो 4 का यहां होगा, तो x इज इक्वल टू 4 की लाइन, ये लाइन होगी x इज इक्वल टू 4। ये x इज इक्वल टू 1 की लाइन है, ये लाइन x इज इक्वल टू क्या है, 4 की। वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू x, रेखाओं x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 तथा x अक्ष से घिरे, x अक्ष ये है, x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट ये है, ये है, ये है, ये है। जब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो 4 हिस्सों में ये किसी प्लेन को बांटता है। आपको एरिया किसका चाहिए, इस कर्व, ठीक है, ये जो लाइन है इनके बीच और एक्स एक्सिस के बीच ये वाला ये चाहिए। ये जो इसमें एक्स एक्सिस नहीं कहता तो तब ये अरी, ठीक है, इतने का एरिया निकाल लो, उसका डबल कर दो, इसका भी आ जाएगा, ठीक है। एरिया हमने इसका निकालना है और उसका डबल कर देंगे तो इसका भी आ जाएगा, परंतु ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है एक्स एक्सिस तथा घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद, यहां केवल बोल रहा है इसका एरिया। आ गया समझ में? तो ये एरिया चाहिए डियर स्टूडेंट, आपको ये वाला एरिया, आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। कर्व इस लाइन और इस लाइन के बीच में, एक्स एक्सिस के बीच में, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। आ गया समझ में? अच्छा, अब आप देखो एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से मैं एक स्ट्रिप डाउन करता हूं, एक पट्टी यहां डाउन करता हूं ऐसे, ये, और मानता हूं कि इस प्रकार की अनंत पट्टियों से ये क्षेत्र बना हुआ है। ये बहुत पतली है एक्चुअली, इतनी पतली है, मैंने इसको लिख तो दिया dx, और dx क्या बहुत ही स्मॉल है, ऐसी पता नहीं इनफाइनाइट आ रही, कितनी आ रही है इसके अंदर, ठीक है। ये भी क्या एक टाइप से रेक्टेंगुलर शेप की आयताकार है, तो इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई किसी टाइम पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस पे होंगे x, y, ठीक है। कर्व के 2 डायमेंशनल प्लेन में यदि कर्व है तो उसके किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप क्या लिखते हैं, x, y, तो यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक कितना y, तो इसकी लंबाई कहो चाहे ऊंचाई कहो जो भी है, ये y है, ये कितना है dx है, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा, क्योंकि आपको ये वाला एरिया चाहिए ना, इस कर्व में, इस कर्व इन लाइनों के बीच में एक्स एक्सिस के बीच का एरिया चाहिए, इतना एरिया चाहिए, ठीक हो गया। अब इस एरिया को मैं क्या कर रहा हूं, छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रिप में बांट रहा हूं, तो यदि मैं एक स्ट्रिप का एरिया निकल जाए और उसी स्ट्रिप को मैं खींच दूं बाद में, जैसे रबड़ होता है ना पतली सी, ठीक है, यूं, और आपने उस स्ट्रिंग को क्या कर दिया, खींच दिया ऐसे, उस पर आपने दोनों तरफ से यूं लगाया ताकत, यूं इसको इधर से पकड़ा, इधर से पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो कहां से कहां तक, यहां से यहां तक खींचना है, ठीक हो गया। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप आप देखिए सिंपल सा, ये देखिए मैं इसको नाम लिख लेता हूं ABCD, एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन, कौन सा रीजन है बच्चों, ABCD, क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल, ये चाहिए एक्चुअली, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आपको ध्यान करना है, मैं कह रहा हूं कि ऐसे बहुत से स्ट्रिपों से ये क्षेत्र बना हुआ है, तो या तो क्या करिए, इस स्ट्रिप का एरिया निकालिए, प्लस उसके बगल का निकालिए, प्लस उसकी बगल का निकालिए, निकालते जाइए, तो ये तो पड़ जाएगा बहुत महंगा है, तो सस्ता सा क्या हो सकता है, ये आप लिख देंगे डियर स्टूडेंट, ये वाली जो स्ट्रिप है
इसका एरिया मैंने कहा dx चौड़ाई होगी और लंबाई होगी y, तो इसका एरिया होगा y dx। आ गया समझ में? और इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है ना, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्या है? समेशन चेंज इनटू इंटीग्रेशन। ठीक हो गया? कहीं पर यदि मैं कहूं सीढ़ियां बनी हुई, सीढ़ी, एक सीढ़ी से आप दूसरी सीढ़ी में चढ़ रहे हैं, दूसरी से तीसरी में चढ़ रहे हैं, तीसरी से चौथी में चढ़ रहे हैं, चौथी से पांचवी में चढ़ रहे हैं। ठीक है? इस प्रकार जब चढ़ने की आप बात करेंगे तो एक सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी के बीच में जो गैप होगा ना, आप जब ये सब जोड़ेंगे तो पहले सीढ़ी की ऊंचाई, फिर दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, पांचवी की, ऐसी। ठीक है? बीच में कुछ गैप रहेगा। जैसे 1 और 2 के बीच में कितने का गैप है? इनफाइनाइट। देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2. देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. ठीक है? तो वेरिएबल आपके दो प्रकार के वेरिएबल है, एक है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब जिनसे हम गिनते हैं, सीढ़ी नंबर 1, सीढ़ी नंबर 2, सीढ़ी नंबर 3। ठीक है? ऐसे गिनना है। ये कैसा वेरिएबल है? डिस्क्रीट। वहां जब आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहां ये सिंबल यूज होता है, समेशन। x = 1 पर कितना, x = 2 पे कितना, x = 3 पे कितना, और सबको जोड़ देते हैं। परंतु जो 1 और 2 के बीच में क्या है? 1 और 2 के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर, उनका क्या? तो तब आपने देखा होगा रैंप होता ना, रैंप देखा आपने? जैसे यहाँ पर रैंप बना हुआ विद्यालय में, रैंप बना हुआ है ना, उसमें स्लोप है। यदि आप उसमें चढ़ते हैं तो वो क्या है? वो परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है? कंटिन्यूअस वेरिएबल का है। लाभ तो वही रहा है, एक जगह से आप सीढ़ी से चढ़ के आ रहे हैं और एक जगह से आप रैंप से चढ़ के आ रहे हैं। जब आप रैंप में चढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि एक परफेक्ट स्लोप है, ठीक है, वहां वेरिएबल क्या हो जाता है? कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो वहां पर ये जो समेशन है, समेशन मतलब योग, ये जो समेशन है, वेरिएबल क्या हो गया? डिस्क्रीट से कंटिन्यूअस हो गया। तो ये जो समेशन है ये इंटीग्रेशन में चेंज हो गया। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ दो। ठीक है? डिसइंटीग्रेशन पढ़ा होगा आपने, छोटे छोटे पीस में तोड़ना, डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन मतलब उन सब पीसों को जोड़ना, मिलाना, वो क्या है? इंटीग्रेशन। समाकलन है। समाकलन मतलब जोड़। समाकलन का अर्थ क्या हुआ? जोड़, योग करो। डिफरेंशिएशन में पीस पीस करो, डिफरेंस निकालो, इसके बीच का अंतर क्या है? ठीक होगी? तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये छोटे छोटे स्ट्रिप का एरिया निकालते निकालते तो नहीं हो पाएगा। तो क्या है यहां पर? वेरिएबल भी क्या है? कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस क्यों है? कोई गैप नहीं है ए और बी के बीच में। ऐसे स्ट्रिप ली मैंने कि ए के बन गए, एक इसके बगल में बना दिया, एक इसके बगल में, कहीं कोई गैप नहीं छोटा है। तो क्यों ना हम इंटीग्रेशन ले लें, इसका एरिया निकाला और ऐसे ही उन सभी स्ट्रिप का एरिया को मैं प्लस कर दे रहा हूं, तो मैं यहां क्या लगा दूंगा? इंटीग्रेशन। इसका मतलब हुआ कि मैं इस टाइप का समस्त क्षेत्र का क्या निकाल दे रहा हूं? एरिया निकाल दे रहा हूं। इस टाइप की सब स्ट्रिप का क्या कर दे रहा हूं? जोड़ कर दे रहा हूं। ठीक है? और कहां से कहां तक? अभी एरिया कहां से कहां तक बनेगा? x = 1, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में। क्यों? स्ट्रिप कहां से कहां तक बढ़ रही है? x = 1 से लेकर के x = 4 तक। इसको लिख दीजिए x = 1 to x = 4। ये क्लियर हो रहा है? तो एक तो आपको स्ट्रिप लेनी आनी चाहिए। स्ट्रिप में कहां से? स्ट्रिप हमेशा कर्व से ली जाती है, ये भी ध्यान रखना। जो वक्र है ना आपका, स्ट्रिप उससे लेनी है और परपेंडिकुलर जहां ड्रॉप आएगा वो किसी लाइन के ऊपर आना चाहिए। ठीक है? कर्व से मैंने स्ट्रिप ली और लाइन के ऊपर आ रही कि नहीं आ रही? एक तो स्ट्रिप लेना आना चाहिए और दूसरा उसकी लिमिट, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसकी लिमिट। जैसे मैं इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं?
एक्स के रिस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूं, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो लिमिट मेरे पास x इज इक्वल टू 1 टू कहां चली गई 4, इसके बीच का चाहिए ना, x इज इक्वल टू 1 टू 4। ज्यादा क्यों करना, जितना पूछा उतना ही करेंगे। उन्होंने कहा जी हम तो बड़े दिलदार हैं, हम तो ये लगाएंगे नहीं, हम तो सब निकाल देंगे इधर जो है उधर भी, जहां तक जाना है। ऐसे करेंगे? ऐसे नहीं करेंगे भाई, मैथ्स में तो परफेक्ट हिसाब है, जितना पूछा गया उतना ही काम करिए आप, है ना। ठीक है, एक प्रकार का डिसिप्लिन है ना, जो पूछा गया आपका एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो आपसे पूछा गया कि इसके बीच का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैंने इसको बाउंड कर दिया 1 टू 4। अब ध्यान करिए 1 टू 4 तो इसकी लिमिट आ गई, तो सीधा सीधा बात है कि इंटीग्रेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज, ये अनिश्चित समाकलन जो है निश्चित समाकलन में चेंज हो गया, इसकी लिमिट आ गई। अब y की वैल्यू कहां से मिलेगी, y आपको हमेशा कर्व से मिलता है, y की वैल्यू कहां से लिखोगे, कर्व से। y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ x। यहां तक क्लियर है? तो दिस इज नाउ इक्वल टू y की जगह लिख दीजिए डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ x dx। क्यों? आज जब ये हो गया तो इंटीग्रेशन आप जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन कोई बच्चा बता सकता है? x पावर 1/2 प्लस 1, हाँ, डिवाइडेड 1/2 प्लस 1, तो सीधी सीधी बात होगी कि h टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3/2 अंडर द लिमिट 1 टू 4। सिंपल सा काम। अब ये जो है ये तो पलट जाएगा, ये तो आप जानते हैं, इसको आप बाहर भी ले सकते हैं, तो 3/2 ये चला जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2/3 अंडर द लिमिट x टू द पावर 3/2 1 टू 4। ठीक हो गया? अब कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेशन का मतलब हुआ, ये हमने बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल में आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं। पहले x की जगह क्या रखेंगे, अपर लिमिट की वैल्यू दैट इज 4, तो 4 टू द पावर 3/2, फिर माइनस लगाएंगे ना, माइनस लोअर लिमिट पर x इज इक्वल टू 1 करिए, 1 टू द पावर 3/2। ठीक हो गया? तो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा डियर स्टूडेंट, 2/3। अब ध्यान करिए, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, 4 को लिख दूंगा मैं 2 स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, 4 2 स्क्वायर होता है, और बाहर से पावर क्या है 3/2, और जब पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है, x टू द पावर n होल पावर n का मतलब हुआ x टू द पावर m इंटू n, तो इसके और इसके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके और इसकी मल्टीप्लाई हो तो 2 से 2 कट जाएगा, और 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 8 बन गया, तो ये तो बन गया आपका 8 माइनस ये कितना, बोलो 1 की पावर कुछ होगी तो 1 ही तो होगा, 1 की पावर 100 लिखो, 200 लिखो, 1/2 लिखो, 5/2 कुछ भी लिखो, 1 की जो भी पावर होगी वो आपको 1 वैल्यू देगी। ठीक है, अभी कितना हो गया 7, तो 14/3 क्या लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट, या हिंदी में लिख देंगे वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं आप, ये क्या निकल रहा है, ये क्षेत्रफल निकल रहा है, y dx लंबाई गुना चौड़ाई, ये क्षेत्रफल है, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, आंसर देखो, तो 14/3 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया होगा, ये चेक करें आप, ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, तो समझ में आ रहा है आपकी, इस रूप में आपको करना है। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, देखो इंटीग्रल का एप्लीकेशन देखो, प्रयोग देखिए, आप क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप ध्यान से समझो इन क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गया, बाकी क्वेश्चन आप कर देंगे। कर्व के जो एरिया हैं, कर्व आपके पास जनरल कर्व आएंगे, या तो पैराबोला होगा, या तो सर्किल होगा, या तो इलिप्स होगा। ठीक है ना, जाने माने जो आपके पास शेप्स होती हैं वही दिया जाएंगे आपके पास ऐसे कर्व नहीं आएंगे कि जिनका पहले कर्व ट्रेस करो, जो टिपिकल होंगे, नहीं, सरल सरल कर्व। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो जरा।
पढ़िए। प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ, आप देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब प्रथम चतुर्थांश में वक्र है डियर स्टूडेंट, आपके पास कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, कर्व है x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, ठीक होगा, एवं x एक्सिस कर्व आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया बिटवीन दिस कर्व, जी जी। x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, x एक्सिस एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश में तो सबसे पहले जब आप फिगर बनाएंगे तो आप समझ गए होंगे तो फिगर कैसे बनेगा, इसका कर्व ट्रेस कैसे होगा। y की पावर 2 है, x में पावर 1 है, तो पैराबोला का इक्वेशन है। और किस टाइप का शेप होना है, शेप आपके ऐसे है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का हुआ प्रथम चतुर्थांश ये है, तो इसका एक्सटेंशन फर्स्ट और फोर्थ में, सेकंड और थर्ड में इसका कोई हिस्सा नहीं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां वाला एरिया चाहिए, ठीक। x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 कहां होगा डियर स्टूडेंट, ये एक्सिस लिख देनी चाहिए। x इज इक्वल टू 2 आप अपने अंदाज से माने, ये x इज इक्वल टू 2 की लाइन है, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 की लाइन कहां होगी और आगे होगी, ये लाइन आपकी कितनी होगी, x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन होगी। अब कितना सरल हो गया, कर्व ये लाइन और ये लाइन के बीच, x एक्सिस के बीच, और फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां चाहिए एरिया, नहीं समझे, मतलब ये नहीं चाहिए नीचे वाला, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिए, प्रथम चतुर्थांश कह रहा आपसे, इसका मतलब यहां और x एक्सिस के बीच में, इसके और इसके x एक्सिस के बीच में यहां, ये वाला एरिया चाहिए, समझ गए ना। ये आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये वाला एरिया निकालना, ठीक है डियर। तरीका फिर वही है, तरीका क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे, एक पट्टी ले लेंगे ये, और कर्व से नीचे डाउन करेंगे उसको, ठीक है। dx उसका विड्थ हो गया, चौड़ाई होगी, ठीक है। और कर्व के किस कोई पॉइंट कर्व पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई, इसका मतलब हाइट हो जाएगी उसकी y, और विड्थ हो गई उसकी dx, ठीक है। पट्टी का क्षेत्रफल, पट्टी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, y dx होगा कि नहीं होगा। एक ये जो स्ट्रिप मैंने बानी है इसका एरिया कितना हो गया, y dx। तो इस प्रकार से ये जो एरिया है जो मुझे निकालना है, माना PQRS, इतना जो मुझे एरिया निकालना है, इसके बीच का पूरा एरिया चाहिए ना, ये वाला पूरा चाहिए ना, इसके बीच सारा अंदर एरिया, मतलब हमेशा एरिया मतलब अंदर की बात है, बाहरी बाहर क्या है, सरकमफेरेंस, वो परिधि हुई, ठीक है ना। तो ये अंदर का एरिया मतलब इस टाइप की जो स्ट्रिप है, और जितनी स्ट्रिप आप बना सकते हैं, अनंत स्ट्रिप ऐसी बन सकते हैं इसके अंदर। तो एक बहुत पतली सी पट्टी है, इसका एरिया मैंने लिख दिया ये। अब यदि आप एरिया ऑफ PQRS निकालना चाहेंगे, क्षेत्र PQRS का क्षेत्रफल, क्षेत्र PQRS का क्षेत्रफल, PQRS का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यू हैव टू इंटीग्रेट। मैं कह रहा था यहां पर वेरिएबल क्या, कंटिन्यूअस वेरिएबल है,
तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस पट्टी को आपने इधर खींचा, इसको इधर, तो यहां से लेकर के यहां तक आप उसको खींच सकते हैं ऐसे, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि यहां से मैंने पट्टी लेनी शुरू कर दी, स्ट्रिप लेना शुरू कर दिया, कहां तक, यहां तक जाऊंगा, मीन्स x इज इक्वल टू 2 to 4, तो आप लिख देंगे 2 to 4 y dx, बस एरिया हो जाएगा। इंटीग्रेशन आगे समझ, इंटीग्रेशन मतलब इस टाइप की समस्त जो स्ट्रिप्स हैं उनके एरिया को प्लस करना, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन मतलब प्लस जोड़ना है, ठीक। अब ये कितना हो गया 2 to 4, y की वैल्यू मुझे कहां से मिलेगी, कर्व से मिलेगी, ठीक है। तो y आपका हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 9x एंड दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3 स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू dx, ठीक हो गया। अब 3 बाहर कॉमन आ गया, 2 to 4 स्क्वायर रूट ऑफ x dx, ठीक हो। अब इसका एरिया आप जान रहे हैं, सॉरी इसका इंटीग्रल आप जानते हैं, तो 3x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 अंडर द लिमिट 2 to 4। डेफिनेट इंटीग्रल का बेहतर यूज चल रहा है। अब ये पलट जाएगा ऊपर, तो ये आपका बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2/3 इंटू h टू द पावर 3/2 होल पावर 2/4। 3 से आपका 3 कट गए, तो दिस इज इक्वल टू 2। आप लिख देंगे द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन x इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 4 टू द पावर 3/2, माइनस अपने ओर से लगाएंगे, और 2 टू द पावर 3/2, ठीक है। अब इसको कैसे लिख देंगे, 2 का स्क्वायर, ठीक हो गया। इसको लिख देंगे 2 स्क्वायर 3/2 माइनस, इसको ऐसा लिख दो, ध्यान दीजिए 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आएगा, पावर की पावर लिख दी, ठीक हो। अच्छा, और 2 टू द पावर 3 कितना हो, 8, ठीक है। यहां से 2 से 2 कट गया, तो 2 टू द पावर 3 कितना हो गया, 8 माइनस, अब 8 की पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 8, क्यों, पावर 1/2 का मतलब हुआ स्क्वायर रूट, पावर 1/3 का मतलब हुआ क्यूब रूट। आपने वर्ग और घन कक्षा 8 में पढ़े, जब और स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, माना ये ऐसा लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए ये स्क्वायर रूट है, यहां कुछ नहीं है, परंतु ये जो ऐसा लिख दिया तो आप समझ जाइए कि क्या है, घन है, ये क्यूब रूट निकालना है इसका। तो इसका मतलब होता है 4 टू द पावर 1/2 और इसका मतलब होता है 4 टू द पावर 1/3। आ गया समझ में? अच्छा, अब इसका तो स्क्वायर 2 का तो मैंने क्यूब कर दिया, 8 आ गया। 8 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 बाहर आ जाएगा, क्यों, 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या हुआ, 8 लिखा, और 2 गुणा 2 क्या होगा, 1 बाहर आ जाएगा, तो 2 ये हो जाएगा 8 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्या कहा, वर्ग इकाई ये स्क्वायर यूनिट, एरिया है, स्क्वायर में तो आएगा ही। अब यूनिट का हमें मालूम नहीं है सेंटीमीटर है कि मीटर है कि क्या है, ठीक है, चेक करिए, ठीक आ रहा है, तो समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। यहां से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का 13 कुल क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आने की पूरी संभावना है यहां से, तो आप करिए तैयार, सारे क्वेश्चन एक तरीके के हैं, ठीक है। चलिए अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए जरा, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है पढ़िए। प्रथम चतुर्थांश में x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एवं x नेट y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो आप लोग भी समझ रहे होंगे कि
क्या करना चाहिए, क्या है, क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये कर्व है। y इज इक्वल टू 2 से y इज इक्वल टू कितना है 4, y इज इक्वल टू 2 से y इज इक्वल टू 4, y एक्सिस, ठीक है, y इज इक्वल टू 2 से y इज इक्वल टू 4, y एक्सिस से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यू हैव टू फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। ठीक हो गया। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हुआ, आपने 4 इक्वल पार्ट कर दी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी आपने, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, आपकी वाई एक्सिस। अब ये जो कर्व है, ये कौन सा कर्व है? हाँ, है ये पैराबोला, पर इसका शेप जो मैंने 4 शेप आपको पहले बताया ना, वो आपको दिमाग में रखना है। तो इसका शेप आपका ऐसा होगा, आया समझ में? इस टाइप का शेप होगा। ठीक हो गया। अब आप देखिए, अब इसका विस्तार तो अनंत है ना, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, कर्व जो हुआ, ठीक है ना। अब सर्किल है तो घूमता है ना अपनी जगह पे, पर ये पैराबोला का तो एक्सटेंशन कैसे है, ऐसे जाएगा ना। ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y ये है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 मींस ये y इज इक्वल टू 2 है, ये क्या है, y इज इक्वल टू 2, और ये है y इज इक्वल टू 4, ये है y इज इक्वल टू 4। अब ध्यान दीजिए, एरिया कहां, फर्स्ट क्वाड्रेंट में करा, एक तो इधर उधर कुछ नहीं। ठीक हो गया। माना ऐसा ना कहता, फर्स्ट क्वाड्रेंट ना कहता, तब हम उसको डबल करते। माना इसका एरिया निकालना था इस पूरे का, तो आधे का निकाल दिया, इसका डबल कर दिया, ऐसे क्वेश्चन गया आगे। ठीक हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा ना, प्रथम चतुर्थांश किस किस के बीच, कर्व y एक्सिस, ये है ना y एक्सिस, इस कर्व y एक्सिस y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4, तो कौन सा हुआ वो क्षेत्र, ये वाला एरिया आ रहा है ना भाई, ये चाहिए। क्लियर है। अब मैंने आपसे कहा था कि जब आप स्ट्रिप लेंगे तो कहां से लेंगे, स्ट्रिप आपने कहां से लेना है, नहीं वाई एक्सिस की जाएगी, स्ट्रिप कहां से लेना है बोलो, कर्व से लेंगे स्ट्रिप। भाई ध्यान रखो, स्ट्रिप कहां से लेना है, कर्व से स्ट्रिप ली जाएगी। तो कर्व कहां है, कर्व तो ये है ना, यहां से स्ट्रिप डाउन करेंगे ये, ठीक है, और वो किसी लाइन के ऊपर आनी चाहिए, ये लाइन है, यहां से स्ट्रिप डाउन कर, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है ना बात। अच्छा, अब किसी टाइम पर इस पर कोई कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई, ठीक है। अब वाई एक्सिस पर है स्ट्रिप पड़ी हुई, देखो ये dy हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। चौड़ाई क्या है, ये है इसकी विड्थ, अभी किस एक्सिस में, y एक्सिस में, तो y एक्सिस में बहुत छोटी कोई लेंथ आप ले रहे हैं तो dy लेंगे, x एक्सिस में बहुत छोटी कोई लेंथ लेनी है, विड्थ लेनी जो भी है, तो dx लेंगे, ये हो जाएगा dy, ठीक है। और ये कितना है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ, x कोऑर्डिनेट है, एक्चुअली जब इस पॉइंट पर आप पहुंचेंगे तो x इतना चले और y इतना चले, तो लंबाई हो जाएगी x और चौड़ाई हो जाएगी dy। अब देख रहे हो भाई, ये ध्यान करना है, स्ट्रिप लेना यदि आपको आ गया और लिमिट लेनी आ गई तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो कर्व से ले ली, यहां डाउन कर दी,
यहाँ आप dy लेंगे, आप dx नहीं, ऐसा नहीं कि स्ट्रिप का एरिया y dx से होता है हमेशा, ऐसा नहीं है। वो तो आप जिस ढंग से आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, उस ढंग से बनेगा। ठीक है, अब आपने बोलना है कि एरिया ऑफ द स्ट्रिप कितना होगा। एरिया ऑफ द स्ट्रिप, पट्टी का क्षेत्रफल, बोले। इंटीग्रेशन ऑफ x dy नहीं x मैं जो पट्टी का बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन। x dy हाँ, x dy होगा लंबाई गुणा गया चौड़ाई, दैट इज x dy। केवल पट्टी का बोला मैंने, ठीक है। और इसका मैं नाम लिख देता हूं m n o और p। ये तो वो क्षेत्र, ये तो ना वो क्षेत्र जिसका आपको एरिया चाहिए, ये तो एरिया ऑफ m n o p, एरिया ऑफ m n o p इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, यू हैव टू टेक द इंटीग्रेशन, यहां पर इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। ठीक हो गया, इसको खींचेंगे तो यहां से यहां तक, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास हो गया x dy। अब लिमिट किसकी देखेंगे, हाँ y देखेंगे, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो y की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, 2 से 4, यहां से लेकर के यहां तक। ये 2 है, अरे 4 है, तो 2 to 4। कोई डाउट, क्लियर है ना। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, अब 2 to 4 मुझे अब x चेंज करना पड़ेगा, ये भी ध्यान करना पड़ेगा। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चाहिए, यहां भी वही टर्म लाना है, यहां x से काम नहीं चलेगा, यहां y का चाहिए। ठीक हो गया, तो x की यहां वैल्यू निकालो। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4y एंड दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ y। क्लियर हो कि नहीं हो, ठीक हो गया। तो दिस इज इक्वल टू x की जगह रख दीजिए 2 स्क्वायर रूट ऑफ y डिवाइड, भाई यही है पूरा इसका। बाइक इंटीग्रेशन तो आपको आ जाएगा, स्ट्रिप कहां लेनी है और उसकी लिमिट किस रूप में रखी जाएगी। ठीक हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 2 बाहर ले लीजिए, 2 to 4 स्क्वायर रूट ऑफ y dy, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y का मतलब वो y टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3/2 अंडर द लिमिट 2 to 4। क्यों, अब तो स्क्वायर रूट ऑफ y का आ गया होगा, है क्यों कोई दिक्कत नहीं, कह रहा सर कुछ पूछना है बस, यहीं पर आप हमें अच्छे नहीं लगते जब आप कुछ पूछते हैं। अब इन दोनों का बताओ जरा, पहले इसका बताओ। 1/2 स्क्वायर ऑफ x 1/2 स्क्वायर ऑफ x नीचे नीचे आगे ऊपर यहाँ से नीचे यहाँ, हाँ ये आएगा। डिफरेंशिएशन इसका ये होगा, पावर 1/2 है, 1/2 पहले आ गया, x टू द पावर घटेगा 1/2 -1 और 1/2 -1 तो -1/2 पॉजिटिव बनाने तो नीचे आएगा, और 1/2 पावर में वर्ग स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन सर 3/2 x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। इसको लिख सकते हैं 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c। सी भी आएगा क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है। यदि यहां लिमिट रहेंगी तब सी भी रखोगे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल में नहीं होता है, नहीं लिखते उसको, क्योंकि वो जीरो हो जाएगा 2/3। तो देखो एक नंबर का क्वेश्चन कभी ऐसा भी आ सकता है। ठीक हो गया, तो यहां पर डेलोस्टेटिक कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ये बन गया 2/3। ठीक हो गया, y टू द पावर 3/2 अंडर द लिमिट 2 to 4 एंड दिस इज इक्वल टू ये हो गया 4/3। ठीक है, 4/3। अब निकालिए इसको, पहले y की जगह क्या कर लीजिए 4 टू द पावर 3/2 फिर माइनस 2 टू द पावर 3/2। ठीक, कैलकुलेशन कितने हो जाएगी, कैलकुलेशन करने के बाद 4/3 इसको लिख दीजिए 2 स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस इसको कहा था मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 8 कर दो, पहले कहा हमने आपको, क्योंकि
2 टू द पावर 3/2 ऐसा लिख दो। क्यों? जी पावर और पावर का मल्टीप्लाई 3/2 बना देगा, और 2 क्यूब कितना हो गया 8, और 8 टू द पावर 1/2 का मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 ये होगा। तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 4/3, ये 2 से 2 ये तो 8 बन गया, 8 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब क्या कर रखा है, कॉमन ले रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा है। देखो आंसर, आप चाहो तो 4 का मल्टीप्लाई अंदर करो, या आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हैं। कितना है सर यहाँ इंटू कर रहे किसके मल्टीप्लाई कर रखा ना, 1/3 बाहर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 32/3 माइनस 8 स्क्वायर रूट 2/3 ऐसा लिखा हुआ है, यही है। अच्छा 1 साल लिखा हुआ है ना, तो 32 माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 ऐसे ये हो गया आपका स्क्वायर वर्गीकरण। नहीं आ रहा समझ में? ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आपकी समझ में बात आ रही है ना, फिट आ रहा है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आप इसको तैयार करो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्टैंड देखिए, कठिन है? कठिन नहीं है ना, बाकी प्रैक्टिस है। मैथ्स ऐसा है ना, मैथ्स आपकी समझ में आ गया कि पहला स्टेप ऐसा होना बहुत जरूरी है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं आपकी समझ में आए, और बाकी तो प्रैक्टिस है। फटाफट आपके हाथ चले, एग्जामिनेशन में तेजी से आप काम कर सकें, उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए बढ़िया, तब जाके होगा। नहीं तो सोच सोच के काम करेंगे तो फिर आप 3 घंटे के अंदर नहीं कर पाएंगे पेपर को। आपको आता तो पर आप छोड़ के आ गए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखो डिस्टेंस ये है आपके पास, दीर्घवृत्त x² / 16 प्लस y² / 9 इज इक्वल टू 1। दीर्घवृत्त x² / 16 प्लस y² / 9 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस इलिप्स। ठीक है, अरे दीर्घवृत्त है, एक होता है वृत्त और एक होता है दीर्घवृत्त। एक है सर्कुलर, एक है इलिप्स। सर्कल होता है ना, या जैसे चूड़ी है ना, चूड़ी, ठीक है, चूड़ी रबड़ की है तो वृत्ताकार है। हल्का सा आपने ऊपर ऊपर नीचे इसको दबाया थोड़ा ऐसे निकल जाती है, तो क्या बन जाता है फिर, वो इलिप्स बन जाता है, वो दीर्घवृत्त बन जाता है। ये इलिप्स है, और इसका शेप जो है, इलिप्स का शेप बच्चों ऐसा होता है। आगे समझ में? रोहन कह रहे तो अंडा है। इसको देख के मुझे भुजिया की याद आ गई, अंडा भुजिया है। क्यों? यह आपका इलिप्स है बच्चों, दीर्घ। इसको बोलते हैं दीर्घाक्ष, मेजर एक्सिस, और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, लघु अक्ष। दीर्घाक्ष, लघु अक्ष। ये होता है 2a, ये होता है 2b। क्योंकि जनरल इक्वेशन जो होती है इलिप्स की, x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1, इलिप्स का इक्वेशन है। और ऐसी स्थिति में ये इसके वर्टिक्स कहलाते हैं, शीर्ष। इनके कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों a, 0 माइनस a, 0। इधर का कोऑर्डिनेट होता है 0, b, और ये होता है 0, -b, और ये होता है 0, 0। अब समझ में आ गया? तो a² कितना है, कंपेयरिंग विद x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। इससे इसकी तुलना करने पर, तो दिस इंप्लाइज दैट a² इज इक्वल टू 16
दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 नहीं होगा, ए स्क्वायर 16 हो गया तो ए कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4 आ गया। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक हो। ये वर्टिस कोऑर्डिनेट हो गया। ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा 4,0 और ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा जहां मैंने ए लिखा हुआ था ना, ये हो जाएगा -4,0। ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 0,3 और ये हो जाएगा 0,-3। सेप ठीक से समझ लीजिए, ठीक हो गया। ए और बी, इधर ए का कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक -a, यहां से यहां तक +b, यहां से यहां तक -b। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया 4,0 -4,0, ये वाला 0,3 0,-3। ठीक। अब आपसे पूछा गया है कि दीर्घवृत्त इतने से घिरे क्षेत्र का, इसने न तो प्रथम चतुर्थांश का न कुछ कहा। दीर्घवृत्त से घिरा क्षेत्र कौन सा है, दिस होल, यू हैव टू फाइंड दिस होल एरिया इनक्लोज्ड इनसाइड दिस इलिप्स। इस दीर्घवृत्त के अंदर जो एरिया है, दिस एरिया, यू हैव टू फाइंड दिस होल एरिया, ओके। एंड दिस इलिप्स इज सिमेट्रिकल बिटवीन बोथ द एक्सिस। ये जो दीर्घवृत्त है ये दोनों अक्षों पर सममित है। सममित का मतलब जितना पोर्शन यहां उतना नीचे, उतना यहां उतना नीचे, सब बराबर है, ठीक हो गया। तो यदि मैं इसका एरिया निकाल लूं और उसको 4 से गुणा कर दूं तो मेरे जो पूरा एरिया निकलेगा कि नहीं, ठीक हो गया, ठीक है। तो यहां मैं पॉइंट ओ लिखा, यहां मैं ए लिख दूंगा, कोई पॉइंट बी लिख दिया, यहां पर मैंने सी लिख दिया। तो एरिया आप लिख देंगे दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया इनक्लोज्ड बाय इलिप्स, ठीक हो गया। इलिप्स ने कितना एरिया इनक्लोज किया, पूरा इलिप्स का पूछ रहा है। यदि फर्स्ट कोऑर्डिनेट का बोलेगा तो साफ से आप करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा रियल स्टेट, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं इतने का एरिया निकाल लूं और उस एरिया को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। मैं इतना एरिया निकाल देता हूं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मुझे पूरा इलिप्स का एरिया निकल जाएगा। क्यों, सरल सा काम करना चाहिए ना, इसलिए जो आदमी मैथ्स पढ़ता है कि सरल से सरल की ओर जाओ। अब पहले इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो, समय खत्म। उन्होंने कहा 3 घंटे में बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर दिया, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। उन्होंने कहा भाई ऐसे अलग अलग निकालने क्या हो सकता है, इसका एरिया निकाल लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जब ये सिमेट्रिकल है ना। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैंने इससे एक स्टेप लेनी पड़ेगी बच्चों, ऐसी, ठीक है। अब देखो कर्व से स्ट्रिप कहां पड़ रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो विड्थ इसकी यहां आएगी dx, और कोई पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया p, उसकी कोऑर्डिनेट क्या हो गए x, y, तो ये वाले हाइट हो जाएगी उसकी y, न्याय समझ में, ठीक। अच्छा, अब आप ध्यान दो कि जब मैं एरिया इसका देख रहा हूं तो मुझे लिमिट यहां से और यहां तक लेनी पड़ेगी, ठीक है। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0 नहीं होते हैं, तो x की वैल्यू यहां 0 से 4 तक क्या लेनी पड़ेगी, लिमिट, क्योंकि ये स्ट्रिप कहां से कहां तक अधिकतम जा सकती है, यहां तक, इधर से कहां तक बढ़ सकते हैं, यहां तक, तो यहां से यहां तक 4 है, यहां पर तो 0 है, ठीक हो गया। तो दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स इज इक्वल टू 4 into एरिया ऑफ OABC, ठीक है। हिंदी में लिख दो, 4 गुणा गया OABC का क्षेत्रफल, कोई कंफ्यूज, एंड दिस इज इक्वल टू नाउ 4 into इंटीग्रेशन ऑफ y dx, स्टेप कह रहे तो ये है,
अब मेन बात है कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा तो x की लिमिट कहां से कहां तक, ये है ना एरिया, ये तो 0 से लेकर के 4, 0 to 4, ठीक हो गया। अब सिंपल काम क्या बन गया, इंटीग्रेशन का बन गया। अब मैं कह रहा हूं x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करना है तो यहां से y हटाना होगा, ठीक हो गया। तो अब यहां से देखो आप कर्व में, ये वाला कर्व है मेरे पास x² 16 plus y² 9 is equal to 1. This implies that y² 9 is equal to 1 minus x² 16. तो y² 9 कितना हो गया स्टूडेंट, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 16 माइनस x² 16, ठीक हो गया। तो y² कितना हो गया, y² कितना हो गया, y² आपका आ गया 9/16, 16 माइनस x², तो y हो जाएगा 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस x²। कोई डाउट, y² जब ये आ गया तो मैं जो y की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो इसका स्क्वायर रूट होगा, 3 आ गया, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 4, अब इसका स्क्वायर रूट मैंने ये लिख दिया, तो मुझे y की जगह ये रखना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 4, 0 to 4, 3/4, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस x² dx, ठीक है। 3/4 बाहर ले लीजिए, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू नाउ 4 into 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस x², इसे कट गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब यदि इसमें इंटीग्रेशन ना होता तो ये हलवा की तरह था, बड़ा सिंपल, परंतु इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। तो पीछे जो है इस टाइप के इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूले दिए गए, ठीक हो गया। तो इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, देखिए 0 to नहीं करते हैं इंडेफिनेट रूप में, यदि ऐसा आपके पास है, ऐसा इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x², ये कांस्टेंट है, देखो a² की जगह क्या है 16, x² की जगह x², तो ये होता है आपके पास x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, याद रखिए सूत्र है, फॉर्मूले पीछे जो है 5 फॉर्मूले 6 फॉर्मूले, ऐसे फॉर्मूले हम उनको लिखना नहीं, कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है, ठीक हो गया। इनके डेरिवेशन भी है पीछे, तो इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x² dx का फॉर्मूला क्या है, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x², ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखो सिंपल सा, अब फॉर्मूला जब आपको याद रहेगा, करो याद कर दो, अभी भी मन के अंदर याद करो उसको, तब आपको इंटीग्रेशन करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी इसका। हो गया याद, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, हो गया था यार। तो अब इंटीग्रेशन किसका चाहिए हमको, 3 0 to 4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस x² dx, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। क्या है फॉर्मूला, x/2, तो यहां भी x है, ठीक है, तो x/2 को x/2 लिख दो, स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x², जो यहां था वही यहां आ गया, तो अब क्या हो जाएगा 16 माइनस x², ठीक, प्लस a²/2, a² कितना ये है a², 16/2 साइन इनवर्स x की जगह x और a की जगह 4, ये तो a² है 16, a कितना है 4 नहीं है, a² है 16, तो a कितना हो गया 4, यहाँ पर आपने लिखना a² तो ठीक है 16/2,
साइन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब एक्स बाई 4, तब लिख लीजिए 3 बाहर से मल्टीप्लाई में है, अंडर द लिमिट 0 to 4। कोई कंफ्यूजन आप? यही फॉर्मूला फिट करने का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ए स्क्वायर की जगह क्या है 16, एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह ठीक है, तो एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह 16 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 4, ये तो मैंने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 4 रखिए, ठीक है ना। पहले आप लिख देंगे अपर लिमिट, तो 4 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 4 स्क्वायर, जहां एक्स है वहां 4 रख दूंगा, सिंपल सा, प्लस यहां पर 8 हो जाएगा साइन इनवर्स 16 बाई 2 कितना 8, साइन इनवर्स 4 बाई 4, क्यों, ठीक है ना बच्चों, माइनस जहां एक्स है वहां मैंने 4 लिख दिया, माइनस जहां एक्स है वहां क्या कर दीजिए 0, तो इसमें बाहर से एक्स है, मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो गया ना। और ये कितना होगा, यहां देखिए 16 बाई 2 साइन इनवर्स 0 बाई 4, थोड़ा समझाने के लिए लिख दिया, ये तो 0 हो गया। अब ये कितना हो गया आप देखिए 3, 4 बाई 2 मतलब 2 इंटू 0, ये तो 0 हो गया, 16 माइनस 16, ठीक हो गया। ये कितना होगा 8 साइन इनवर्स 1, अब आपके लिए प्रश्न बन रहा है साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 0 माइनस 8 साइन इनवर्स 0, 0 बाई 4 कितना 0, अब कितना होगा डेरिवेशन 3 8 इंटू साइन इनवर्स 1 कितना होता है सर 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.1, नहीं तो कौन सा है, वही तो है, ये तो पढ़ा है आपने, हाँ यस, साइन इनवर्स 1 कितना पाई बाई 2, अरे सीधी सी बात है, किस एंगल पे साइन की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 99 मतलब पाई बाई 2, ठीक हो गया, ये तो हो गया पाई बाई 2। और साइन इनवर्स 0 सीधी सीधी बात है कि साइन की वैल्यू कितनी डिग्री पे 0 होती है, कितने पे होती है 0, साइन 0 0, ठीक हो गया। तो ये आपका सॉरी 4 आ गया, तो कटेगा तो 4 3 जा 12 पाई स्क्वायर रूट, इतना वर्ग इकाई हो गए 12 पाई, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, वैसे भी आप याद रखिए कि उत्तर मिलाने के लिए ना एग्जाम में मेरा सही आया कि नहीं आया, माना ऐसी क्वेश्चन आ गया, यदि आपके पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इलिप्स का इक्वेशन है, और आपसे कहा कि इससे इंक्लोज्ड एरिया निकालिए, इससे घिरा हुआ क्षेत्र निकालिए, तो वो निकलता है डायरेक्शन पाई ए बी, याद रखना पाई इंटू ए इंटू बी, तो पाई ए यहाँ कितना था 4, बी कितना था 3, आ गया ना 12 पाई, नहीं आ गया, ये सिंपल सा फॉर्मूला उसका। तो आप 4 नंबर के क्वेश्चन में ये तो नहीं करेंगे आप पाई इंटू ए बी, तो मैं कह रहा हूँ आपको आंसर मिलाने के लिए, आप कभी 1 मार्क्स का दे दे तो लिख दो सीधे पाई ए बी, तो इतना थोड़ी करेंगे, इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे। आप समझ में आ गया क्वेश्चन, आपको समझ में आया, कहीं पर कोई डाउट है इसमें समझने में तो बताइए, है कहीं पर एनी डाउट लास्ट में पाई की वैल्यू है, लास्ट में पाई की वैल्यू नहीं पाई की वैल्यू नहीं रखनी भाई, इरेशनल नंबर है ना, यदि कुछ फिक्स वैल्यू होती तो रख दो, जब फिक्स कुछ है ही नहीं है, पाई क्या है एन इरेशनल नंबर, पाई क्या है एक और में संख्या, इसलिए ऐसे करने की आवश्यकता नहीं, बस ये सबसे बढ़िया है 12 पाई, ठीक हो गया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में क्वेश्चन भी आ गया होगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस चैप्टर में आपने 4 मार्क्स अपने लिए तैयार करने हैं,
ठीक है, एक लेक्चर में और ले लूंगा इसमें, तो जब 3 और 4 5 क्वेश्चन और हो जाएंगे तो आपके लिए और अच्छा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये करना है बच्चों, ये एक्सरसाइज आपको तैयार करनी है। ठीक हो गया।